नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह 2 जनवरी को अंडमान निकोबार दौरे पर। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता। आंतरिक सुरक्षा व कानूनी सुधारों पर होगी चर्चा। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम। 24 से 26 जनवरी तक भव्य रूप से मनाया जाएगा यूपी दिवस। सीएम योगी ने दिव्य और भव्य आयोजन के दिए निर्देश। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों भाई साझा करेंगे मंच। बीएमसी चुनाव 2026 में 227 वार्डों पर कड़ा मुकाबला। बजरंग दल के सदस्यों ने बांग्लादेश के खिलाफ किया विरोध। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। शाहरुख खान पर भी भड़के बजरंग दल कार्यकर्ता। दिल्ली में प्रदूषण पर मनोज तिवारी का जवाब। विपक्ष पर निशाना। 9 महीने में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने का प्रयास जारी। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जनवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जाएंगे, जहां वे केंद्र सरकार की नीतियों को आंतरिक सुरक्षा और कानूनी सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टि से अहम इस यात्रा के दौरान गृह मंत्री विजयपुरम पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल डी.के. जोशी उनका स्वागत करेंगे। 3 जनवरी को वे वांडूर में गृह मंत्रालय की सांसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में भारतीय न्याय संहिता से जुड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं 4 जनवरी को अमित शाह अंडमान से रवाना होंगे। इस दौरान चीफ ऑफिस ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी 2 जनवरी को अंडमान पहुंचेंगे। 3 जनवरी को कार निकोबार व अंडमान निकोबार कमान का दौरा कर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह में अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे, जहां भाजपा का फोकस सत्ता से संगठन विस्तार एवं गठबंधन को मजबूत करने और शहरी व युवा मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने पर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश में 24 से 26 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जहां उन्होंने निर्देश दिया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य आयोजन लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा, जबकि नोएडा, शिल्पग्राम सहित प्रदेश में सभी जनपद, देश के अन्य राज्यों और उन देशों में भी कार्यक्रम आयोजित हो जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आयोजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वंदे मातरम और आनंद मठ से जुड़ी नाट्य प्रस्तुतियों सहित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने 12 जनवरी युवा दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, वहीं 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन मतदाता जागरूकता दिवस और 24 जनवरी गणतंत्र दिवस को भव्यता से मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ब्लॉक, नगर और जनपद स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित कर उत्कृष्ट कलाकारों को मंडल और राज्य स्तर पर प्रस्तुति व सम्मान का अवसर दिया जाए। साथ ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटीकला बोर्ड से जुड़े उद्यमियों, खिलाड़ियों, महिलाओं एवं चिकित्सकों, प्रगतिशील किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय कलाकारों को मंच देने, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, संगीत नाटक अकादमी व ललित कला अकादमी जैसे संस्थानों को आयोजन से जोड़ने पर भी जोर दिया है। महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसी कड़ी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है, जहां शिवसेना मुख्य प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने करीबन 20 साल बाद एक साथ आने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी घोषणा नहीं हुई है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने अपनी पत्नियों और बेटों के साथ शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद संयुक्त रैलियों की शुरुआत की गई थी।
मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव 2026 के लिए सियासी सरगर्मियां चरम पर है। वहीं 227 वार्डों के लिए कुल 2516 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि चुनाव के लिए 11,391 नामांकन पत्र वितरित किए गए थे, जिससे कड़े मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। यही 74,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट वाली बीएमसी को मिनी विधानसभा भी कहा जाता है और यह चुनाव मुंबई की सत्ता के साथ साथ असली बॉस तय करने की लड़ाई माना जा रहा है। वहीं चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 23 से 30 दिसंबर तक हुआ। 2 जनवरी को नाम वापसी, 3 जनवरी को अंतिम सूची जारी होगी। वहीं मतदान 15 जनवरी और मतगणना 16 जनवरी 2026 को की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा छपरा कचहरी स्टेशन से सारा ढाला, मोना चौक, सब्जी मंडी, साहेबगंज चौक एवं कचहरी रोड होते हुए थाना चौक, नगरपालिका चौक पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार यूनुस प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व बजरंग दल जिला संयोजक अनुज कुमार ने किया। साथ ही में भारत सरकार से मांग की गई कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तुरंत बंद हो और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए। साथ ही विभाग सह मंत्री धनंजय कुमार ने कहा, हमारे देश में जो भी बांग्लादेशी घूम रहे हैं, उन्हें सामान बेच रहे हैं, उनको पकड़कर जिला प्रशासन को सौंपे। इन्होंने यह भी बोला है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता शाहरुख खान पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं जो बांग्लादेशी क्रिकेटर KKR IPL में बोली लगाकर खरीदा गया शाहरुख खान भी देशद्रोही और आतंकवादी मानसिकता का है, उसका भी बहिष्कार होना चाहिए। तत्वाधान में पूरे सारण जिला के तरफ से आज पुतला दहन हुआ है, जो कि हमारे हिंदुओं पे क्रूरता से सामूहिक हत्या हो रहा है बांग्लादेश में यूनुस सरकार के रहते हुए। उसी के विरोध में यूनुस सरकार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने पुतला दहन किया है अपने छपरा सारण में। क्या मांग करेंगे आप लोग? तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जब से वहाँ पर चरमपंथी सरकार जो आया है, उस हिसाब से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेकर चरमपंथी जो वहां पर है, कट्टरपंथी जो है, उन लोग को भूंज कर काम खत्म कर दे जाना चाहिए। अब बांग्लादेश को भारत में मिला देना चाहिए। और जो भी बांग्लादेश में बांग्लादेशी साइकिल से जो सामान बेच रहे हैं, उनका ID कार्ड एक एक व्यक्ति को देख कर उसका जांच करिए। बांग्लादेशी है तो यहाँ से बिहार से, छपरा से, किसी भी नगर प्रखंड में हो, उसको भगाने का काम हम लोग करते हैं। और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी है, कि ताकि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो किसी भविष्य में किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। एक और चीज़ मांग करता हूँ, भारत और पूरे भारत में हम लोगों ने आप लोगों के प्रति मैसेज भी दिया है, ताकि वहाँ के हिंदुओं को हम लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनके प्रति हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। और जिस हिंदू परिवार का सदस्य हमारे मारे गए हैं, उनके प्रति हम लोग सभी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और ये सरकार से डिमांड करते हैं, अपने राष्ट्र केंद्र सरकार से, कि वहाँ सरकार को वो जवाबदेही ले अपने उच्चायुक्त के माध्यम से। अगर वह नहीं मानती है तो सरकार से हमारी अपील रहेगी कि वहाँ को अपने देश में जो प्रवासी हमारे हिंदू भाई हैं, उनको अपने देश में स्थान दें, ताकि हमारा जो हिंदू भाई वो सुरक्षित रहें। और हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए वहाँ के लोगों का, ये हम लोग इसमें आज प्रोटेस्ट किया। बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे सारण जिला के तरफ दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हरपाल सिंह चीमा के बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार को अभी 9 महीने हुए हैं। जो लोग 10-10 साल से दिल्ली में राज किए, वे 9 महीने वालों से सवाल पूछते हैं तो यही सबको समझ आता है कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं। हम इस चुनौती को ले रहे हैं। इस बार दिल्ली का प्रदूषण उस जानलेवा स्तर पर नहीं था जो इससे पहले थे। हमारे जो प्रयास थे वे बहुत कम है। हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि 2.5 साल में हम दिल्ली के प्रदूषण को इतना कम करना है कि दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जीवन मिलेगा, बच्चों को एक अच्छी सांस मिल पाएगी। लाता हूँ मैं पहले हम लोग जब मैनिफेस्टो बना रहे थे तब भी हम लिखे हुए कि हमें दिल्ली को 2.5 साल में पोल्यूशन का लेवल इतना कम करके देना है कि दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जीवन मिलेगा, बच्चों को अच्छी सांस मिलेगी। तो इसलिए हम आज इस चैलेंज को खुद मान रहे हैं। पोल्यूशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन 15 साल कांग्रेस रही और 10-11 साल केजरीवाल जी रहे
और उसके बाद हमको मिला है, हमने जो वादा किया है, हम 2.5 साल में दिल्ली को ऐसा बनाएंगे कि पोल्यूशन ऐसा स्तर पे नहीं रहेगा, और 5 साल पूरा होते होते हम दिल्ली को लिविंग के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए उसके अनुसार बना देंगे। खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां नववर्ष के अवसर पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भगवान परशुराम के भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की। नालंदा में आयोजित क्रॉप द्वीपीय ब्राह्मण सेवा समिति के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मंच से मंदिर निर्माण कराने की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा, जब नालंदा जिले में जरासंध सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो भगवान परशुराम का मंदिर भी बनना चाहिए। सांसद ने बताया, भगवान परशुराम को मानने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह मंदिर आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया, मंदिर निर्माण के लिए वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सहयोग मांगेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर भी हर संभव मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने सांसद निधि से मंदिर परिसर में कमरों के निर्माण की भी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिए गए बयान के कारण चर्चा में रहे सांसद कौशलेंद्र कुमार एक बार फिर अपने इस ऐलान को लेकर सुर्खियों में हैं। आपने कल सिलाव में एक भाषण में कहा था कि परशुराम मंदिर हम बनाएंगे। आपने कहा कि जैसे भी हो हम इसका निर्माण करेंगे नालंदा में। परशुराम मंदिर मैं निर्माण नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि सबका मूर्ति लग रहा है, जरासंध जी का लग रहा है, तो उनका भी लगना चाहिए। तो हम लोग का आदर्श के रूप में थे परशुराम जी, उनका भी लगेगा। हमने यह कहा है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करेंगे, हो जाएगा। तो इसका बीड़ा तो आप ही ने उठाया ना? बीड़ा नहीं, मैंने लोगों को सलाह दिया। वहाँ पर पंडित जी लोग थे, पंडित जी लोगों को सलाह दिया है कि मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलिए, ठीक है। और निश्चित रूप से लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग की मदद करेंगे। शुरू हो जाएगा एक साल, अगला जो साल आएगा। हाँ, उन्होंने जमीन का उपलब्धता करा दिया, हमने पैसा देने सहयोग। हम लोगों तो यह भी कहा कि 1 रूम 2 रूम हम अपने फंड से। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करने पर प्रसिद्ध कथावाचक रामभद्राचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह सिवाय चाटुकारिता के कुछ भी नहीं। राहुल गांधी क्या कार्य कर रहे हैं ये भगवान ही जानता है। आगे उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार को इस पर आक्रामक कदम उठाने चाहिए। साथ ही बांग्लादेश के नागरिकों से अपील की कि वे न भूले उनका देश बनाने में भारत के हिंदुओं की भूमिका थी। केवल उसकी चाटुकारिता है, वह व्यक्ति राम जी को जान नहीं पाया। श्री राम और राहुल का अंतर, श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। वही तो हाल है जो मंदोदरी कही थी, तुम ही रघुपति हैं अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करें जैसा। जैसे जुगनू और सूर्यनारायण का अंतर की तुलना की। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। महाकुंभ 2025 के बाद यह पहला बड़ा मेला है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सरकार ने इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की है। बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में माघ मेले का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया। हर साल माघ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पावन तट पर माघ मेला आयोजित किया जाता है और इसी दौरान त्रिवेणी संगम के तट पर बड़ी संख्या में कल्पवासी कल्पवास करते हैं। इतना ही नहीं, माघ मेले के दौरान संगम में स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। 1 महीना हमारे चाचा जी कल्पवास करेंगे। हाँ, वही सब सामान का सेटिंग कर रहे हैं। हाँ। कब से है कल्पवास? कल्पवास जो है पूर्णिमा से। क्या क्या करेंगे उसमें? उसमें जो है दान दक्षिणा, यहाँ तो दान दक्षिणा ही होता है ना। भोर में स्नान करना 4 बजे, साधु संतों को आरती करना, गंगा आरती, जहाँ तक हो सके सेवा परमो धर्म। हम लोग सेवा यहाँ 1 महीना हमारे चाचा जी कल्पवास करेंगे। हाँ, वही बात करें भावनगर जिले की, जहां भावनगर जिले में चर्चित मारपीट की घटना में बगदाना पुलिस ने 8 आरोपियों का रिकंस्ट्रक्शन किया। नवनीत बागलिया नामक युवक
29 दिसंबर को जानलेवा हमला किया गया था, जिसका लाइव वीडियो सामने आ रहा है। इस हमले की घटना को लेकर पीड़ित ने आरोप लगाया था कि लोक साहित्यकार मायाबाई आहिर के बेटे जयराज आहिर ने यह हमला करवाया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर उनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। पीड़ित व्यक्ति महुआ की हनुमंत अस्पताल में भर्ती है। उनसे मिलने के लिए राजूला के विधायक हीराबाई सोलंकी पहुंचे। उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया है। 2024 के नए साल से पहले सूरत पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की। सूरत एसओजी और सलाबतपुरा पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशन में एंटी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी को गुप्त सूचना के आधार पर अमरोली पे छापरा भाटा इलाके से 21 वर्षीय जिल ठुकमर को पकड़ा गया, जहां आरोपी के पास से 200 ग्राम से ज्यादा हाई प्योरिटी एमडी ड्रग्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीबन 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी सोशल मीडिया पर निरमा और टाइट जैसे कोडवर्ड में ड्रग्स की डील करता था। वहीं 31 दिसंबर को लेकर सलाबतपुरा पुलिस ने पाठेना के रजानगर इलाके में रेड कर आमिर उर्फ अमूर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से 15 से ज्यादा ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके भाई खुद भी ड्रग्स का सेवन करते थे। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया। करीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुद्दामाल जब्त किया। नए साल से पहले सूरत पुलिस का साफ संदेश है, नशे के सौदागरों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। 31 की नाइट के बंदोबस्त में एसओजी की टीम तैनात थी। तब हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि कई लोग हैं जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे ड्रग्स की डिलीवरी दे रहे हैं। तो हमारी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि डिलीवरी आने वाली है, तो वहाँ पे पहुँचे तो देखा तो 236 ग्राम एमडी झील भूपत भाई ठुम्मर के पास से पकड़ा गया और 2 जो उसके साथ थे खुशहाल राणपरिया और भरत लाठिया, वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। इन दोनों को वांटेड आरोपी घोषित किया गया और 236 ग्राम जिसकी कीमत होती है 7,55,000 उसका एक ऑफेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है और आगे की जो तपास है वो एसओजी पीआई टीबी पंड्या कर रहे हैं। सलाबतपुरा थाने में एक आमिर उर्फे अमू सन ऑफ गयार शेख, जिसकी उम्र 30 साल है और जो रजानगर झुपड़पट्टी भाठेना सलाबतपुरा में रहता है, उसका जो जहाँ के हैं वो महाराष्ट्र तहसील जामुर और जिला बुल्डाना के हैं। हमारे पास ह्यूमन इंफॉर्मेशन थी कि वो एमडी ड्रग्स और ये गांजे का सेवन करता है और बेचता भी है। तो इसके पीछे ऑलरेडी हमारी वॉच थी और कल हमें इसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं और हमने 16 ग्राम का एमडी ड्रग्स का केस किया है और उसका जो कीमत होती है अंदाजे से 2 लाख रुपए की होती है। ये जो आरोपी आमिर है वो कटोदरा थाने जीआईडीसी थाने में पहले 2015 में मर्डर के गुने में भी वो आरोपी रह चुका है और 7 साल की जेल काटने के बाद वो छूटा था और छूटने के बाद उसको 2 भाई हैं जो दोनों ये एमडी ड्रग्स का सेवन भी करते हैं और इस तरह से वो। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि 4 लोगों की मौत और 149 लोगों के बीमार पड़ना चिंता का विषय है, खासकर तब जब इंदौर को देश का स्वच्छ शहर माना जाता है। उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए कहा, इस मामले में हल्का रुख ठीक नहीं है। को देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश शहर माना जाता है, वहाँ दूषित पानी से हुई मृत्यु चिंताजनक है, अफसोसजनक है और उस पर मंत्री का बयान और भी विवादास्पद है, कैलाश वर्गीय साहब का। सर उनका ये भी बयान था और कई जगह वो विरोधाभास, इतने लोगों की मौत नहीं हुई। आप तो चूंकि तल्ख टिप्पणियां करते हैं, कैसे देखते हैं, ये प्रशासनिक चूक है? नहीं, प्रशासनिक चूक है, लेकिन कैलाश वर्गीय वहाँ के विधायक मंत्री हैं, उनको इस तरह का हल्का फुल्का बयान उपहास बनाने के लिए नहीं देना चाहिए।
प्रवासियों पर लगातार। सूरत में कानून की रखवाली करने वाला ही कानून के शिकंजे में फंस गया है। कड़ोदरा थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने हेड कांस्टेबल शीतल प्रजापति को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिससे पूरे थाने में हड़कंप मच गया है। जानकारी है कि शिकायतकर्ता पहले शराब के कारोबार से जुड़ा था, लेकिन अब वह इस धंधे से पूरी तरह बाहर आ चुका है। इसके बावजूद भी हेड कांस्टेबल की ओर से उस पर रिश्वत देने का दबाव बनाया जा रहा था। शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम देने के पक्ष में नहीं था और उनसे पूरे मामले की जानकारी एसीबी को दे दी। इसके बाद एसीबी ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की रकम दी गई, टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को धर दबोचा। इसी कार्रवाई के बाद कड़ोदरा थाने में अफरा तफरी का माहौल है, जहां पर पुलिस महकमे में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एसीबी अब यह जांच कर रही है कि कहीं इस पूरे मामले में और लोग तो शामिल नहीं हैं। फिलहाल आरोपी हेड कांस्टेबल से पूछताछ जारी है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहां बात की जाए सूरत एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आरोपी। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहल्ले ने कहा कि भाजपा शुरू से ही गठबंधन में चुनाव लड़ने के पक्ष में रही है। उन्होंने बताया शिवसेना और आरपीआई एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मोहल्ले ने कहा कि आरपीआई के साथ समन्वय पूरा हो चुका है, जबकि शिवसेना के साथ सीटों को लेकर बातचीत जारी है, जल्द ही सुलझ जाने की उम्मीद है। उन्होंने भरोसा जताया कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो भी फैसला लेंगे वह सभी को स्वीकार होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम अपने विकास कार्यों पर आधार पर जनता के बीच आएंगे और पुणे में पार्टी ने व्यापक स्तर पर काम किया है। कि पिछले 5 साल एज अ रूलिंग पार्टी करके पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी ने हमने काम किया है और पिछले 10 साल से माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार हो, राज्य में माननीय देवेंद्र जी की राज्य सरकार के माध्यम से हो, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने बहुत काम पुणे में किया है। जैसे मेट्रो हो, जैसे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट हो, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, पुणे के हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हो, ऐसा बहुत काम हमने पिछले 10-12 साल में 11 साल में किया है। तो मुझे लगता है कि यही मुद्दा लेके हम फिर से लोगों के सामने जाएंगे कि हर बार हमने पुणे के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, समर्थन दिया और उसके बावजूद ही हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में थे, राज्य सरकार में भी, जब विधानसभा के चुनाव में भी पुणेकर हमारे साथ थे, लोकसभा के चुनाव में भी पुणेकर हमारे साथ थे। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। Yeah.